हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था सैटरडे को कि कहीं इस वीक में कहीं ना कहीं एक रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देंगे। और 75% जनता हमारे साथ भी थी, 24% जनता ना कर रही थी, लेकिन फिर मैंने अंत में कहा था कि मैं अपनी शक्तियों का उपयोग जरूर करूंगा, और उन शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं आज एक छोटा सा रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूं जिसकी लेंथ लगभग 1 hour 55 minutes है। यह आप आज और कल मिलाकर थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ताकि आप जब हम वेडनेसडे को मिलें तो पूरे आपने ये लेक्चर अच्छे से देखा हो, है ना। बिना देखे आप वेडनेसडे वाली क्लास में बिल्कुल मत आना। और इसमें कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो कुछ एक दो टीएच दिए जाएंगे, वो जरूर कर लीजिएगा। इससे ज्यादा और कुछ यहाँ आपके लिए काम नहीं है। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए। और हाँ, एक चीज और भाई, यहाँ पर जो ये लेक्चर है डेफिनेटली बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है, एक एक चीज समझ में आने वाली है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट बच जाए तो घबराइएगा मत, ऐसा एकदम छाती कूटने मत लग जाइएगा। और हम हर तरीके से आपके साथ हैं। वेडनेसडे को अगर कोई भी डाउट इसमें रह जाता है, हम वेडनेसडे को वह भी टेकअप कर लेंगे, क्लैरिफाई कर देंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराइएगा मत, मैं आपके साथ ही हूं। फिर कुछ लोग वह भी होंगे जो कहेंगे कि अगर ये लेक्चर ना आता तो फिर हम ये कर देते, हम उसमें वो कर लेते, हम पता नहीं क्या क्या कर लेते, हम दुनिया पे विजय प्राप्त कर लेते, अमेरिका पे चढ़ाई कर देते, चाइना को जीत लेते, यूरोप हमारा ही हो जाता अगर यह लेक्चर नहीं आया होता। ऐसे लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रभु आप इससे दूर ही रहें, आप रहने दीजिए, है ना। कि कम से कम इस तरह के जो आपके मन में विचार आएंगे, या फिर आप इस तरह का जो इरिटेशन आपके मन में आने वाला है उसको दूर ही रखिए, है ना। तो ऐसी महान आत्माओं से, ऐसी महान विभूतियों से हमारी, है ना, ऐसी महान विभूतियों से हमारी यह दरख्वास्त है कि वह थोड़ा संयम रखें, थोड़ा जबान पर, थोड़ा उंगलियों पर संयम रखें, और इस लेक्चर को एंजॉय करते हुए पढ़ें, बिना किसी इरिटेशन के साथ और बिना किसी उल जलूल हरकत के बिना। ठीक है भाई? हाँ। और नीचे अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा लेक्चर के बाद, अच्छे वाले, ठीक है ना। हाँ, कभी है राम ये क्या हो गया, वो सब नहीं चाहिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की कार्यवाही। तो आज हम करेंगे रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह रीकैप के साथ। लेट अस बिगिन विद द रीकैप। लेट अस बिगिन विद द रीकैप। चलो आ जाओ भाई। अब हाँ चलो आओ। इफ एफ इज इंक्रीजिंग, इफ एफ इज इंक्रीजिंग, इफ एफ इज इंक्रीजिंग on R while G is decreasing on R, then fx equal to gx has at least one real solution। सही है गलत है भाई? सही है गलत है भाई? सही है गलत है भाई? पहले वाला बताओ, सही है या गलत है? पहले वाला सही है या गलत है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आई फील लाइक क्लैपिंग फॉर यू। बिल्कुल बेटा, यह है फॉल्स। ये क्या हो गया? हमारे साथ तो पोपट हो गया। हाँ बेटा, पोपट हो गया तुम्हारा, पोपट हो गया बेटा तुम्हारा, पोपट। क्या हो गया बेटा? पोपट। क्या हो गया तुम्हारा? पोपट हो गया। कैसे हुई गवा पोपट? जरा देखो बेटा, देखो बिटवा, देखो बिटवा, यहां देखो, यहां क्या होगा? असल में यह है और यह है। मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन लिखता हूं बेटा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन e की पावर x, y बराबर e की पावर x। ये कैसा है? इंक्रीजिंग ऑन r। एक फंक्शन ये लिखता हूं, y बराबर माइनस ऑफ e की पावर x डिक्रीजिंग ऑन r, और e की पावर x बराबर e की पावर x बराबर माइनस ऑफ e की पावर x। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये तो हम सच में नहीं किए थे सर। हाँ, नो सॉल्यूशन। यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई। हाँ सर, क्लियर हो गई। तो यह पोपटवा हो गया है तुहार। बिल्कुल। इफ fx is increasing on r, then fx equal to 0 will have exactly one real solution। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? जल्दी से बताएं। सेकंड, अगर fx इंक्रीजिंग है पूरे r पर और fx इक्वल टू 0 का एग्जैक्टली एक रियल सॉल्यूशन होगा। सही है गलत है भाई? सेकंड का आंसर बोल भाई, सेकंड का आंसर बोल। एक कह रहा हो तेरे की ओ तेरे की। ठीक है भाई, सेकंड का आंसर बोलो भाई। सेकंड बच्चा कह रहा टीरू, नहीं बच्चा कह टीरू। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर fx इंक्रीजिंग है पूरे r पर तो डेफिनेटली एक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मुबारक हो बेटा, तुम्हारा फिर पोपट हो गया है। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। आए
अरे बेटा ऊपर जो एग्जाम्पल दिया है उससे नहीं दिखाई दे रहा का? ये देखिए पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, बट इंक्रीजिंग ऑन आर, बट ई की पावर एक्स इक्वल टू 0, नो सॉल्यूशन। हाँ ये तो हम सच में नहीं किए थे सर, फिर पोपटवा हो गया है, फिर पोपटवा हो गया है। अब आ जाओ थर्ड, इफ एफ इज डिक्रीजिंग ऑन आर देन इट विल हैव एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन। सर यह भी फॉल्स है, यह भी फॉल्स है, यह भी फॉल्स क्यों है सर? यहां अभी आप एग्जाम्पल दिए हैं डिक्रीजिंग है। हाँ सर कौन सा? यही एग्जाम्पल उठा लो भाई, y बराबर माइनस ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये कैसा है? डिक्रीजिंग ऑन आर, और माइनस ई की पावर एक्स बराबर 0, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया भाई? हाँ सर क्लियर हो गया है। तो थर्ड वाला भी फॉल्स हो गया है। 1 2 3 सबके सब फॉल्स हैं। अब यहां आ जाओ भाई, एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा टेंजेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जरा सोच के देखो, मैक्सिमा जहां मैक्सी वाली मां आएगी, मैक्सी वाली मां, वहां पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी कि नहीं बनेगी हमेशा? बोलो सही है कि गलत है? बोलो सही है कि गलत है? हाँ चीटिंग करते हैं आप, जल्दी से बताओ क्या यह सही है या गलत है? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। यह ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल, जहां पर भी आपके पास मैक्सिमम आएगा वहां टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। यह फिर तुम्हारा पोपट हुआ है, यह फिर से फॉल्स है। आए फिर से फॉल्स कैसे हो गया? यो कैसे फिर से फॉल्स हो गया? अरे बेटा अभी क्लास में बताए थे बेटा, ये देखो यहां और यहां और यहां, यहां से यहां, यहां तो टेंजेंट बन ही नहीं सकती, ये मैक्सिमम है लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मिनिमम है बेटा, और वहां टेंजेंट बन ही ना सकती। हाँ सर, C1 C2 एट x बराबर C1 एंड x बराबर C2 fx हैज a local maximum and minimum respectively, but f dash C1 and f dash C2 does not exist। एग्जिस्ट ही ना कर रहे बेटा वहां तो। हाँ सर यह तो बात सही है सर, हमसे तो गलत हो गया सर, गलती हो गई भगवान, इतनी बेइज्जती। हाँ बेटा अब फोर्थ पर आ जाओ, एट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम टेंजेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू। फिफ्थ वाला, अब तो बेटा अब तो दूध का जरा छाछ को फूक फूक के पीवेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, दूध का जरा छाछ को फूक फूक के पीता है। अच्छा, एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। सही है गलत है भाई? सिक्स वाला बताओ जल्दी से, सिक्स वाला ट्रू है कि फॉल्स है? सिक्स वाला ट्रू है या फॉल्स है? सिक्स वाला ट्रू है या फॉल्स है? तो सिक्स वाला अगर देखा जाए, लोकल मैक्सिमम मिनिमम डेरिवेटिव मे नॉट एग्जिस्ट। सर ये ट्रू है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट भी कर सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो सिक्स वाला ट्रू है। जैसे इस केस में लोकल मैक्सिमम पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है सी पर, है ना, और यहां पर इसमें देख लो, इस ग्राफ में देख लो भाई, ये दूसरा ग्राफ बना लिया हमने, यहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। A continuous function defined on closed A to B is always bounded। ट्रू या फॉल्स? सेवेंथ का आंसर बोलो, सेवेंथ का आंसर बोलो। अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड A to B तो ऐसा फंक्शन हमेशा बाउंडेड होगा, यानी उसकी वैल्यू एक बाउंड्री के भीतर भीतर आएगी। बिल्कुल सही है करा। व्हाट इज बाउंडेड? बाउंडेड का मतलब एक बाउंड्री के अंदर अंदर बेटा, कि उसकी वैल्यू साइन एक्स है -1 से 1, एक बाउंड्री अंदर अंदर रहता है। तो क्या अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड A to B में तो क्या वो बाउंडेड रहेगा? हाँ सर बाउंडेड रहेगा। दिस इज ट्रू। क्यों? अगर फंक्शन A to B में कंटिन्यूअस है तो उसकी जो रेंज आएगी वो आएगी स्मॉल m से कैपिटल M, लीस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी कि एक इंटरवल के अंदर ही अंदर उसकी रेंज आएगी, इसलिए यह ट्रू है। तो अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल A to B में कंटिन्यूअस है तो जो उसकी रेंज आती है वह हमेशा एक इंटरवल के अंदर ही आती है, स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये गारंटी करती है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम यह गारंटी करती है। अब जरा मुझे बता दो इसका एक्सपेंशन बताओ जल्दी, साइन एक्स का एक्सपेंशन याद दिला दें आज तुमको सारे, एक्सपेंशन याद दिला दो भाई फटाफट। सर इसका एक्सपेंशन में ऑड पावर्स आती हैं सारी की सारी, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल
माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल सो ऑन टिल इन्फिनिटी, और यहां आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल सो ऑन टिल इन्फिनिटी। tan x में x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी e की पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी। इसका था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 तो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये सारे एक्सपेंशन आपको याद होने चाहिए, ये सारे एक्सपेंशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना बात। नहीं आज यूज नहीं होंगे एक्सपेंशन, नहीं यूज नहीं होंगे, आज यूज नहीं होंगे एक्सपेंशन, ये मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं दिया, मैं तो सिर्फ मकसद आज क्या था, रिवाइज करवाना था। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। बहुत ही प्यारा सवाल आपकी स्क्रीन पर अब आने वाला है, आइए देखते हैं। ये देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एफ एक्स बराबर 4/sin x प्लस 1/1 माइनस साइन एक्स, ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स। ये बात क्लियर है। एक कह रहा है सर बट स्ट्रिक्टली के केस में इक्वल नहीं होता है ना। ये किसने कह दिया तुझको, ये किसने कह दिया इक्वल नहीं होता है? भाई पता नहीं कहां से पढ़ के आए तुम, हमने तो नहीं पढ़ाया ऐसे, हमने तो शुरू से बताया कि इक्वल भी हो सकता है ना। हाँ कहां से पढ़ लिया बेटा तूने ये? सर पता नहीं, मतलब हमने तो मतलब ऐसे पढ़ लिया, खुद से पढ़ लिया मतलब। हाँ बेटा खुद से पढ़ लिया तो बेटा फिर खुद से पढ़ लो। तो यह हो गया, क्या करें, पुट साइन एक्स को टी रख देते हैं, साइन एक्स को क्या रख दें, टी रख दें। क्यों, एक ही चीज बार बार दिखाई दे रही है। तो टी की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई सर? टी की वैल्यू हो गई -1, 0 से π/2 है, तो 0 से 1 हो गया, 0 से 1। क्यों? बिकॉज x बिलोंग्स टू, कारण क्या है, x कहां से कहां तक है, 0 से π/2, 0 से π/2। तो क्या बन गया सर? ये बन गया 4/t प्लस 1/1 माइनस टी, y इक्वल टू, और मुझे क्या करना है, इक्वल टू a के सॉल्यूशन बताना है, इक्वल टू अल्फा के सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अगर अल्फा की कम से कम वैल्यू बताओ ताकि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हो, ताकि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हो। ठीक है, हाँ सर, ताकि इस इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। ठीक भाई, ठीक है, हाँ सर। असल में जब हम साइन एक्स के लिए काम करेंगे तो यहां टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रखेंगे। सर आपने तो कहा था वहां पे साइन एक्स को टी रख के क्वाड्रेटिक बना लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बेटा, क्योंकि वहां क्वाड्रेटिक को अगर तुमने साइन एक्स को टी रखा और फिर तुमने डी लेस देन 0 रख दिया, उसे पूरा क्वाड्रेटिक मानते हुए तुमने क्या मान लिया, टी पूरे आर पर वेरी कर रहा है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। यहां मैं क्या लिख रहा हूं, टी कहां से कहां तक है, 0 से 1 है। मैं पहले से लिख रहा हूं कि टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में सीमित है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अब यहां पर एक छोटी सी बात समझो सब लोग, छोटी सी बात समझो बच्चों। छोटी सी बात क्या, मान लो मैं कहूं साइन एक्स बराबर ए का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो बताओ ए कहां होना चाहिए, ए कहां होना चाहिए? अगर साइन एक्स बराबर ए का सॉल्यूशन होना चाहिए, फॉर सॉल्यूशन, फॉर रियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? फॉर रियल सॉल्यूशन ए कहां होना चाहिए सर? ए होना चाहिए -1 से 1, यानी कि ए कहां होना चाहिए, दैट इज ए शुड बिलोंग टू रेंज ऑफ साइन एक्स, रेंज ऑफ साइन एक्स, तभी सॉल्यूशन आएगा। तो किसी भी फंक्शन का, दिस इंप्लाइज एफ एक्स बराबर अल्फा का हैज अ सॉल्यूशन, कब होगा सॉल्यूशन? इफ अल्फा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, अल्फा कहां आ जाए, रेंज ऑफ एफ में आ जाए। तो यह हो गया हमारा गोल्डन पॉइंट। एक छोटी सी बात कि किसी भी इक्वेशन का एफ एक्स बराबर अल्फा का सॉल्यूशन तभी होगा जब अल्फा कहां आ जाए, रेंज ऑफ एफ में आ जाए। ठीक है ना बात? हाँ सर, तभी सॉल्यूशन होगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर मुझे चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए कि भाई ये बराबर अल्फा का सॉल्यूशन चाहिए, तो ये जो अल्फा होना चाहिए वो एफ एक्स की रेंज में होना चाहिए। एफ एक्स बोले तो वाई एक्स एक्स साइन टी रख दिया, टी -0 से 1 है, इसकी रेंज के अंदर वह आना चाहिए, इसकी रेंज के अंदर वह आना
चाहिए। तो क्या करें सर, डी वाई बाई डी टी निकाल लो। डी वाई बाई डी टी क्या आएगा भाई, इसे जी टी कह दो। चलो चलो डी वाई बाई डी टी कहते हैं। डी वाई बाई डी टी कितना आएगा सर, डी वाई बाई डी टी आएगा -4/t² प्लस 1/1 - t का होल स्क्वायर। ये आएगा भाई डेरिवेटिव। आपका ही चोमुक आया। सर डेरिवेटिव गलत कर दिया है आपने। बेटा तू अपने अपने आप देख सही क्या गलत किया। 1 - t का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर -4 1 - t² प्लस t², यही आएगा भाई। हाँ सर एलसीएम लेकर तो यही आएगा, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। हाँ सर यही आ रहा है। तो क्या मिलेगा अब आपको, अब आपको मिलेगा दिस बिकम्स इक्वल टू -4 प्लस का 4t² और यही आ रहा है भाई, जरा देखो, प्लस का 4t² प्लस का t² डिवाइडेड बाय 1 - t का होल स्क्वायर था यार, ये 1 - t का होल स्क्वायर ना। हाँ 1 - t का होल स्क्वायर है ये। तो कितना आ गया भाई, ऊपर ऊपर आ गया। जरा देख लो भाई, चेक कर लो एक बार डेरिवेटिव। तो ये जैसे आपने सॉल्व किया, ये हो गया -4 -4t² -4 प्लस 8t प्लस t² डिवाइडेड बाय नीचे है t² इंटू 1 - t का होल स्क्वायर। जो बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं जल्दी से बताएं, क्या यहां तक मैच हुआ, क्या यहां तक मैच हुआ डी वाई बाई डी टी, क्या यहां तक मैच हुआ। तो ये बच गया है -3t², यह बच गया है डी वाई बाई डी टी बराबर हो गया है -3t² प्लस का 8t माइनस का 4 प्लस का 8t माइनस का 4/t² इंटू 1 - t का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, मैच कर गया। तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, यह होगा 3t² माइनस का 8t माइनस का प्लस का 4 डिवाइडेड बाय t² इंटू 1 - t का होल स्क्वायर। यह हो गया माइनस का 3t² माइनस का 3t² और 12 6 और 2 6t माइनस का 2t प्लस का 4 डिवाइडेड बाय t² 1 - t का होल स्क्वायर। तो 3t कॉमन आया, 3t - 2 कितना आया बेटा, 3t - 2 अंदर बच गया t - 2 डिवाइडेड बाय t² इंटू 1 - t का होल स्क्वायर। जरा गौर से देखना t कहां से कहां लिमिटेड है, ध्यान रखना 0 से 1। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं देख रहे हैं उन्हें समझ में आएगा। ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी, यह वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। हाँ सर क्यों पॉजिटिव होगी, t 0 से 1 है और यह माइनस और यह मिलाकर पर यह भी पॉजिटिव होगा, यह भी पॉजिटिव होगा। यानी अगर मैं इसे लिख दूं 3t - 2 इंटू 2 - t डिवाइडेड बाय t² 1 - t का होल स्क्वायर, तो ये पूरा सामान कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये पूरा सामान पॉजिटिव हो, देख लो भाई t 0 से 1 है, ये पूरा सामान पॉजिटिव हो गया। यानी सब कुछ किसके ऊपर निर्भर करेगा, इस फैक्टर के ऊपर। ये कहां 0 बन रहा है सर, 2/3 पर 0 बन रहा है, एल्जेब्रिक फैक्टर है। तो 2/3 से आगे पॉजिटिव रहेगा फिर नेगेटिव, यानी ये पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। क्या हो गया भाई, क्या त्रुटि हो गई जरा बता दो भाई। हाँ क्या त्रुटि हो गई, क्या त्रुटि हो गई भाई, रॉन्ग क्या हो गया, क्या हो गया भाई। हाँ बोलो बोलो बोलो। 1 - t है, 1 - t कहां पर 1 - t यार, कहां पर 1 - t है भाई, जरा बताओ त्रुटि कहां हुई बेटा। ये था, यह था, कहां 1 - t था भाई। हाँ जरा बोलो कहां 1 - t है। अबे सही तो है, कोई त्रुटि ना है, अपना दिमाग लगा के देखो थोड़ा सा, कोई त्रुटि ना है, तुम्हारी खोपड़ी में त्रुटि है, यहां कोई त्रुटि ना है। मतलब है हमें तो लग रहा था यहाँ त्रुटि है, मतलब है नहीं हमें तो लग रहा थी त्रुटि है। मतलब जो तेरे से ना आए वो त्रुटि हो जाता है। कई लोगों की डिक्शनरी में यह मतलब है, उससे सॉल्व ना रहा तो त्रुटि हो जाती है उसके लिए। मतलब जो हमसे सॉल्व, हम चौधरी हैं, हमसे जो सॉल्व होता है हम तो कर देते हैं, बस लटकार देते हैं हम तो।
है ना। हाँ ये आ गया भाई, बिल्कुल सर ये आ गया। अब जब यह आ गया आपके पास तो आप मुझे बताइए कि यहां पर y की मिनिमम कितनी आएगी। सर y की मिनिमम वैल्यू आएगी 1 पर, 2/3 पर। y मिनिमम यानी y मिनिमम का मतलब f मिनिमम। हाँ सर f का मिनिमम वैल्यू, f का मिनिमम वैल्यू आएगा, f का मिनिमम वैल्यू आएगा सर 4/2/3 प्लस 1/1 माइनस 2/3। तो ये हो गया 12 6 प्लस 3 दैट इज 9। और मैक्सिमम वैल्यू 1 पर आएगा या 0 पर आएगा। 1 पर और 0 पर अगर f की मैक्स वैल्यू देखी जाए तो मैक्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये वैल्यू 1 पर आएगी और 1 हमारी डोमेन में है ही नहीं। लेकिन हम ये कह सकते हैं ये वैल्यू कहां टेंड करेगी सर, इन्फिनिटी की तरफ। कहां टेंड करेगी, इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर कोई तुमसे पूछे इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी 9 टू इन्फिनिटी। इसकी रेंज आएगी 9 टू इन्फिनिटी। इसकी रेंज आएगी 9 टू इन्फिनिटी। इसकी रेंज क्या आएगी, 9 टू इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, 9 टू इन्फिनिटी आएगी इसकी रेंज, 9 टू इन्फिनिटी आएगी इसकी रेंज। तो आपके पास जो अल्फा होना चाहिए, अल्फा शुड बिलोंग टू 9 टू इन्फिनिटी। दिस इंप्लाइज अल्फा की मिनिमम वैल्यू हो गई 9। So that is the answer. That is the answer. That is the answer. हाँ, एक कह रहा है सर चेन रूल देख लो। भाई कितने सारे चोमू भरे पड़े हैं बैच के अंदर, सोचो तुम अब। और ये लोग फीडबैक देते हैं लोगों को, इससे पढ़ाना नहीं आता ना, इस पर नहीं पढ़ाना आता। अरे भैया अपना पहले खोपड़ी तो सेट कर ले, तो डिफरेंशिएट भी करना नहीं आ रहा। यहां पर देखो d/dt ऑफ 1/1 माइनस टी का डेरिवेटिव करना है मेरे भाई। कहीं चोमू कह रहे हैं डेरिवेटिव गलत है। अरे अकल के दुश्मन भोंदू कुमार, ये लिखेगा पहले इसका डेरिवेटिव पावर के कारण -1 इंटू 1 माइनस टी की पावर -2। अब किसका करेगा, 1 माइनस टी का करेगा, 0 -1 माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, और नीचे बच गया 1 माइनस टी की पावर 2। करवाली बेइज्जती अपनी, करवाली बेइज्जती, हो गया ठीक, करवाली बेइज्जती, करवाली बेइज्जती अपनी है। रॉन्ग, डेरिवेटिव रॉन्ग, क्यों? हमें तो मतलब हमने तो डेरिवेटिव आता, हमने तो फिजिक्स में भी किया था, फिजिक्स में भी हमने डेरिवेटिव किया था, वहां तो हमने सही कर लिया था। मतलब वहां तो हमने डेरिवेटिव सही कर लिया था। हाय राम, है ना। अब सही हो गया भाई, हाँ सर अब सही हो गया, अब सही हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस बिगिन विद रोल्स थ्योरम। रोल थ्योरम, रोलेस थ्योरम देख लेते हैं भाई। रोलेस थ्योरम क्या है पहले ये देखते हैं। रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम क्या कहती है, नाउ लेट अस सी व्हाट डज दिस रोलेस थ्योरम से। रोले थ्योरम क्या कहती है, रोल्स थ्योरम क्या कहती है। कहीं के लोग कहते हैं रोले, कहीं लोग कहते हैं रोली, कहीं लोग कहते हैं रोले, कहीं लोग कहते हैं रोली, कहीं लोग कहते हैं रोल्स थ्योरम। तो हम इसे रोल्स थ्योरम कह रहे हैं या रोलेस थ्योरम कह लो। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस थ्योरम से, रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम क्या कहती है, रोलेस थ्योरम कहती है, ठीक है, व्हाट डज रोलेस थ्योरम से। बेटा अगर आप sin x से करोगे तब भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि sin x से करके ना आनेगा, sin x से करके भी आ जाएगा भाई। ठीक है, sin x से करके भी आ जाएगा, लेकिन वहां पर आपको एंगल में फंस जाओगे, इसलिए हमने sin x को tan में t पुट कर दिया। ये कह रहा सर यू सेड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट नाउ यू आर सेइंग इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लीज एक पॉइंट पर टिके रहो ना सर। बेटा मैं तो वहीं टिका हूं, तेरी बुद्धि ना टिक रही। मैं तो वहीं का वहीं टिका हूं, तू तेरी बुद्धि ना टिक रही। वहां तूने असल में तूने पढ़ाई ढंग से ना करी, तूने ट्रू फॉल्स ढंग से ना करे। उस दिन जिस दिन हमने कराए थे, हमने क्या बताया था, अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, लेकिन अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, इतनी बार बोला, फिर भी यह चोमू प्रसाद यहां पूछ रहा है एक बात पे टिके रहो ना। देख रहे हो इसको, एक बात पे टिके रहो ना। ये आइंस्टाइन है, ये कल के आइंस्टाइन है, ये कल के आइंस्टाइन है ये। सर ओपन ब्रैकेट नहीं लगेगा 9 पर? ओए होए होए, अबे जब मिनिमम आ रहा है 2/3 पर, तो 2/3 पर लीस्ट वैल्यू कितनी होगी? सर 2/3 पर लीस्ट वैल्यू होगी, जब टी को 2/3 रख देगा तब लीस्ट वैल्यू आएगी, है ना? हाँ, ठीक। फिर उसके बाद क्या हम इधर क्वाड्रेटिक इन टी का ग्राफ प्लॉट करके एनालाइज कर सकते हैं? जहां टी बिलोंग्स टू 0 to 1, किसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता है? तो किस क्वाड्रेटिक का? पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक है नहीं, ऊपर अगर जो है उसका ग्राफ प्लॉट करके तो एनालाइज कर ले, इसको प्लॉट करके देख ले कहां से कहां पॉजिटिव है, कहां से कहां नेगेटिव है, प्लॉट कर ले। अगर तुझे लग रहा प्लॉट करने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो भाई प्लॉट करके देख ले, वो कर सकते हैं प्लॉट, ठीक है, हाँ कर सकते हैं। सर हमने y को सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? हमने डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई किया आंसर के लिए। हमने y को सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? भाई इससे सिंप्लीफाई और क्या करेगा y का, और क्या जान ले लेगा बच्चे की। 4/t प्लस 1/1 माइनस टी लिखा है, अब इसे क्या सिंप्लीफाई कर लेगा तू ये बता दे। सर मतलब हम एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा कर ले, एलसीएम ले ले, तू सिंप्लीफाई कर ले तू इसको। सर डायरेक्ट रेंज ऑफ फंक्शन नहीं निकाल सकते? डायरेक्ट निकाले, डायरेक्ट कैसे निकालेगा डायरेक्ट भाई? मतलब सर 0 रख के और 1 रख के निकाल लेंगे डायरेक्ट, 0 और 1 रख के निकाल लेंगे डायरेक्ट। 0 रख दो और 1 रख दो। तो बेटा जो चुम्मू प्रसाद होते हैं ना वो यही सोचते हैं, बोले मिनिमम 0 पे मिनिमम आएगी, 1 पे मैक्सिमम आ जाएगी, क्योंकि 0 टी सबसे छोटा है और 1 सबसे बड़ा है, तो रख दो आ जाएगी। भाई ऐसे नाती मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है भाई। चलो भाई आईटी बॉम्ब आ गया, कबूतर साइंस, कबूतर साइंस है, कबूतर साइंस चाहिए, कबूतर साइंस। बैंगन जैसी शकल, कद्दू जैसी अकल, कंप्यूटर साइंस दिला दो सबको। अब जरा यहां आ जाओ भाई, आओ देखें रोज थ्योरम क्या कहती है। रोज थ्योरम क्या कहती है? हाँ, तो नाउ लेट अस सी रोज थ्योरम क्या कहती है। लेट f be a function defined on closed a to b, defined on closed a to b such that, उसके अंदर कुछ खूबियां होनी चाहिए। s डॉट टी का मतलब सच दैट, सबसे पहली खूबी f is continuous, f कैसा हो? कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड a to b, हाँ सर। और b दूसरा f is डेरिवेबल ऑन ओपन a to b, डेरिवेबल हो कहां पर? ओपन a to b में डेरिवेबल हो। और तीसरा fa बराबर fb हो, fa बराबर fb हो। अगर यह तीनों की तीनों खूबियां f में हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x से x बराबर c, वेयर जहां पर f डैश c 0 होगा, जहां पर f डैश c 0 होगा। यानी रोज थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन है क्लोज्ड a to b में और उसमें 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है। नंबर 1 वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड a to b में, दूसरी वो डेरिवेबल होना चाहिए ओपन a to b में, तीसरी fa बराबर fb होना चाहिए। अगर फंक्शन में यह तीनों, अगर ये तीनों कंडीशंस फंक्शन में एप्लीकेबल हैं, फंक्शन इन तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, तब उस केस में फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन के लिए एक पॉइंट सी जरूर ऐसा मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन ए टू बी। कहां से कहां तक होगा वो सी? ओपन ए टू बी में होगा। देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू एक्स ऑफ एक्स से सी, जो कहां होगी? ए से बी के बीच में होगी,
सच दैट वहां पर एफ डैश सी 0 होगा अगर तीनों खूबियां हैं, यानी बीच में एक पक्का एक पॉइंट ऐसा होगा जहां डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कब? जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, नंबर 1 क्लोज्ड ए टू बी में, नंबर 2 डिफरेंशिएबल हो ओपन ए टू बी में, नंबर 3 एफ ए बराबर एफ बी हो। अगर ये तीनों खूबियां एफ में हैं तब हमें कोई ना कोई नंबर सी जरूर मिलेगा। कहां? ए और बी के कहीं बीच में, जहां पर एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, जहां पर एफ डैश की वैल्यू 0 होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा जरा देखो, ऐसा क्यों होगा, इसको फील करो कि ऐसा क्यों होगा। अब कई लोग तो अभी चूड़ियां तोड़ तोड़ कर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाय राम, अबे रुक तो जा 2 मिनट। मान लीजिए फंक्शन ए टू बी में, फंक्शन ए टू बी में है और उसके अंदर 3 खूबियां हैं। एफ ए बराबर एफ बी है। एफ ए बराबर क्या है बेटा? एफ बी। यहां क्या है? यह एफ ए बराबर एफ बी वाली वैल्यू है। एफ ए बराबर एफ बी, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। ये वैल्यू ए पर है, यह वैल्यू बी पर है और एफ ए बराबर एफ बी है। ठीक है, बिल्कुल। अब 3 बातें हो सकती हैं, या तो फंक्शन ए के बाद ऊपर जाएगा, अगर ऊपर गया ऊपर तो बी पर वापस उसे लौट के आना है। हाँ सर, बी पर वापस उसे लौट के आना। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक बात, मेरे एक एक लफ्ज को सुनना कि फंक्शन अगर ए पर है और फिर उसे लौट कर बी पर आना है, लौट कर कहां आना है? बी पर आना है। उसके लौट कर कहां पर आना है? बी पर आना है। तो वो क्या करेगा? अगर वो ऊपर गया तो सर, ऊपर गया तो सर फिर लौट के आएगा तो डेफिनेटली कट वापस आएगा। और जब वापस आएगा क्या शार्प टर्न ले सकता है? ऐसे ऐसे वापस आ सकता है, ऐसे जाके ऐसे वापस आ सकता है? नहीं आ सकता सर। क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन इस बात को रोक देगी, दूसरी कंडीशन इस बात को। तो देख रहा है दूसरी कंडीशन कहां यूज हो रही है, पहली कंडीशन कहां यूज हो रही है? ग्राफ कहीं पर भी टूटेगा नहीं बीच में, ग्राफ कहीं पर भी टूटेगा नहीं बीच में, ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूटेगा बीच में। हाँ सर, दूसरी कंडीशन कहां यूज हो रही है? फंक्शन ए टू बी में डेरिवेबल है, तो जब ये मुड़ेगा तो वी टर्न नहीं यू टर्न लेगा, यू टर्न लेगा। और तीसरी कंडीशन कहां यूज हो रही है? लौटने के लिए। तीसरी कंडीशन क्या इंश्योर करती है? ग्राफ ऊपर गया तो लौट के आएगा, और जब लौट के आएगा तो यू टर्न लेगा, यानी जब वह यू टर्न लेगा तो वहां बनेगा मैक्सिमा, और मैक्सिमा बना तो वहां पर यू टर्न बना तो वहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी वहां पर एफ डैश 0 होगा, यानी वहां पर एफ डैश 0 होगा। दूसरी बात हो सकती थी, सर जरूरी है ऊपर गया? हाँ बेटा बिल्कुल सही, नीचे भी तो जा सकता है सर। हाँ बेटा नीचे भी जा सकता है। अगर नीचे गया तो बेटा लौट के फिर बी पर आएगा, तो फिर रास्ते में फिर एक टर्न लेगा, तो यहां पर भी एफ डैश 0 हो जाएगा, एफ डैश भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर सर ये ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, बिल्कुल, अगर ये ना ऊपर गया ना नीचे गया तो भाई फिर तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा। इसके तो हर पॉइंट पर एफ डैश 0 होगा, इसके तो हर पॉइंट पर एफ डैश 0 होगा। तो इसीलिए कह रखा है एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा। तो कहने का मतलब या तो ग्राफ ऊपर जाएगा, या फिर ग्राफ नीचे जाएगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो ऊपर गया तो लौट के आएगा, लौटेगा तो पहाड़ बनेगा, जहां पहाड़ की चोटी बनेगी वहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, यानी वहां पर एफ डैश की वैल्यू 0 होगी। अगर नीचे से ऊपर आता है तो बीच में वैली बनेगी, वैली खाई बनेगी, और खाई भी कैसी बनेगी? यू शेप में बनेगी। तो जहां पर ये यू बनता है वहां पर जो टेंजेंट बनेगी वो फिर से एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी, तो वहां पर फिर से एफ डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर यह कांस्टेंट रहा फिर तो हर जगह एफ डैश की वैल्यू 0 ही रहेगी। यह बात क्लियर हो गई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई, यह बात समझ में आई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। तो एफ क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड ए टू बी में, और साथ साथ क्या होना चाहिए? डेरिवेबल होना चाहिए ओपन ए टू बी में, ओपन ए टू बी में डेरिवेबल होना चाहिए। तब रोज थ्योरम की तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तब यह फंक्शन क्या होगा? तब यह फंक्शन में किसी ना किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होगा। अब जरा एक चीज देखो, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन डिफाई हो जाए, तीनों में से एक भी कंडीशन डिफाई हो जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये देखो, ये फंक्शन ए और बी पे टूट जाए, मान लो ए पे टूट गया या बी पे टूट गया, ठीक है, यहां टूट गया। अब देख
ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जरा सोच के बता। विच कंडीशन इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, विच कंडीशन इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड बाय दिस फंक्शन इन क्लोज्ड ए टू बी, यू टेल मी। कौन सी कंडीशन को ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये फंक्शन? यह है ए, यह है बी। ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड ए टू बी। ना तो ए पे कंटिन्यूअस है ना बी पे कंटिन्यूअस है। एफ ए बराबर एफ बी है, हाँ सर डेरिवेबल भी है, हाँ सर डेरिवेबल भी है। सिर्फ कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा? पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देख ले यहां पर एफ डैश सी जीरो नहीं है। देयर इज नो एक्स इक्वल टू सी इन ए टू बी सच दैट एफ डैश सी बराबर जीरो, जहां पर एफ डैश सी जीरो हो। अब एक और ग्राफ देख, एक और ग्राफ देख, ये देख दूसरा ग्राफ देख। अब यहां पर फिर देख, फिर से देख, यह फंक्शन मान लो यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हो गया, ठीक है। बता ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा? बता ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा? सर अभी भी ये फंक्शन पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अभी भी ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड ए टू बी, not continuous in closed A to B, not continuous in closed A to B, in closed A to B, but there exist, but at x equal to C, f dash C belonging to open A to B, f dash C बराबर जीरो। तो मैंने इन दोनों एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्या दिखाने की कोशिश की, वो बता सकता है? सर आपने हमें यह बताने की कोशिश की अगर रोल्स थ्योरम में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस वक्त एफ डैश सी जीरो होगा बीच में, गारंटी खत्म। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कई बच्चे क्या सोच लेते हैं, कई बच्चे ये सोच लेते हैं रोल्स थ्योरम यहां एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब एफ डैश जीरो नहीं हो सकता। भाई गारंटी खत्म, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। हाँ एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, गारंटी खत्म हो गई। अब देख एक और डायग्राम देख, अब एक और डायग्राम देख, देख ये देख, यहां देख। अब मान ले तेरे पास फंक्शन होता ही है, अब ये सोच के बता ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा? पर इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द सेकेंड कंडीशन, एफ इज नॉट डेरिवेबल ऑन ओपन ए टू बी, डेरिवेबल ऑन ओपन ए टू बी, डेरिवेबल नहीं है। एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट x equal to C belonging to open A to B where f dash C बराबर जीरो। यहां कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही? सर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहां पर अब देख, अब मुझे पता है सर अब आप ऐसा ग्राफ बनाओगे जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही लेकिन फिर भी डीएस मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही सोचा तूने, बिल्कुल सही सोचा बेटा तूने। अब जैसे यहां फिर ये मान लो यहां फिर ये आया, बिल्कुल फिर ये यहां आया और फिर उसके बाद यह ग्राफ ऐसा बन जाता है, यह ग्राफ ऐसा बन जाता है, ये देख यह ग्राफ ऐसा बन जाता है। अब देख गौर से देख, अब इसको, इस ग्राफ को देख, यहां पर अभी भी ये फंक्शन नॉन डेरिवेबल है लेकिन एफ ए बराबर एफ बी तो है, हाँ एफ ए बराबर एफ बी तो है, हाँ एफ ए बराबर एफ बी तो है, हाँ सर एफ ए बराबर एफ बी तो है। मान ले यहां से यूं ले गया, ऐसे ले ले चल, हाँ ये ऐसे बना ले। अब ठीक है भाई, हाँ ये ए है ये बी है, एफ इज नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल इन ओपन ए टू बी बट there exists x equal to c belonging to open a to b, जहां पर
एफ डैश सी 0 हो रहा है। तो यानी फिर से मैंने आपको यहां यह दिखाने की कोशिश की कि देखो आंखें खोल खोल कर, यहां फंक्शन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी एक में तो नहीं मिल रहा, एक में मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा, एक में मिल रहा है। क्या यह बात समझ में आ गई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो तीसरी वाली भी देख ले भाई, अगर तीसरी वाली के देखने का मन है तेरा तो तीसरी वाली के लिए ग्राफ, तीसरी वाली अगर हो, तीसरी वाली कंडीशन अगर हो जैसे ये है, तीसरी कंडीशन क्या, एफ ए और एफ बी की बराबर नहीं है, एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है। ये ले, ये ले, देख इसमें ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा सर, यहां पर ये कंटिन्यूअस तो है, डेरिवेबल भी है, और एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट exist x equal to c belonging to open A to B such that f dash c is equal to 0। देख ले, यहां थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और देख एक दूसरा डायग्राम, तो कहने का मतलब है अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो यह मत सोच लेना कि बीच में डैश 0 हो ही नहीं सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, गारंटी खत्म। तो अगर किसी थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो वो गारंटी कर रहा था वो खत्म, तब गारंटी खत्म हो जाती है, बस गारंटी खत्म हो जाती है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। यहां तो देख एक छोड़ दो मिल गए, है ना, यहां तो एक छोड़ दो मिल गए। एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, बट there exist x बराबर c1 c2, c1 c2 such that f dash c1 और f dash c2 दोनों बराबर हैं 0 के, दोनों बराबर हैं 0 के। आई होप ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई, तीनों कंडीशंस के लिए बता दिया मैंने आपको, चमक गया बात। हाँ सर, यह बात चमक गई। अब जरा देखिए इसका ऑल्टरनेटिव, भाई यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई, रोल्स थ्योरम समझ में आ गया। तो रोल्स थ्योरम एक बार फिर से समराइज कर दूं, यह तीन कंडीशंस के ऊपर अगर कोई फंक्शन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, नंबर 1 कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड ए टू बी में, नंबर 2 क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए ओपन ए टू बी में, और नंबर 3 एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब रोल्स थ्योरम ये गारंटी देती है, गारंटी देती है, गारंटी देती है कि किसी ना किसी x बराबर c पर f डैश c की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, किसी ना किसी c पर बीच में f डैश c की वैल्यू 0 आएगी। क्लियर हो गया। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन डिफाई होती है, वॉयलेट होती है, तब इसका मतलब गारंटी खत्म रोल्स थ्योरम की। तब हमें c ऐसा जिस पर f डैश c 0 हो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। एक कह रहा सर ऐसा ग्राफ जो जिसमें तीनों डिफाई हो। एक काम कर बेटा, तू सिर पे मेहंदी लगा के बैठ, तू अपने सिर पे ना बेटा मेहंदी लगा के बैठ। हाँ, क्योंकि कल का तो इस्तेमाल करेगा नहीं तू अपनी, सब कुछ मुझे से पूछ लेगा, खुद भी तो सोच लियो कुछ है? एक चीज और सर, सेकंड कंडीशन में क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी क्यों नहीं हो सकता? एक चीज बताइए, पाबंदियां किसी फंक्शन के ऊपर कंडीशन ज्यादा लगाना अच्छा होता है या कम कंडीशन लगाना अच्छा होता है? तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तुम ये शॉर्ट पैंट नहीं पहनोगे, तुम रात को 9 बजे के बाद घर नहीं से बाहर नहीं जाओगे, तुम सुबह रात को ब्रश करके सोओगे 2 बार, फिर सुबह 3 बार ब्रश करोगे, और दोपहर में 2 चपाती से ज्यादा नहीं खाओगे। कंडीशन ज्यादा लगा दी जाए तुम्हारे ऊपर तो अच्छा है या कम लगाई जाए तो अच्छा है? जरा सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को मान लो ऐसा लगता है अगर मैंने ये कंडीशंस लगा दी तो हमारा बच्चा अच्छा रहेगा, सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं। कम कंडीशंस अच्छी रहती हैं या ज्यादा?
सर कम कंडीशंस अच्छी रहती हैं, बिल्कुल सही, कम कंडीशंस अच्छी रहती हैं। अब एक चुम्मू कह रहा है कि अगर यहां पर सेकंड वाले में क्लोज्ड इंटरवल क्यों नहीं है? बेटा अगर मैंने क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया तब भी ये थ्योरम वैलिड होगी, तब भी ये थ्योरम वैलिड होगी। क्यों? क्योंकि जब वो क्लोज्ड इंटरवल में डेरिवेबल होगा तो ओपन में तो अपने आप हो जाएगा, और ओपन में देख रहे हैं लड़का बिगड़ नहीं रहा, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और तू क्या कह रहा है? नहीं क्लोज लगा दो। तो बेटा तू कंडीशन ज्यादा थोप रहा है, तब भी कंडीशन वैलिड आ जाएगी, तब भी एफ डैश सी बराबर 0 आएगा। तो अगर मैं ओपन लगा रहा हूं तब भी एफ डैश सी बराबर 0 आ रहा है, तो कंडीशन ज्यादा लगानी अच्छी रहेगी कि कम लगानी? कम लगानी अच्छी रहेगी, कम कंडीशन लगानी ज्यादा अच्छी रहेगी। तू क्या कह रहा है? क्लोज इंटरवल ए टू बी में डेरिवेबल हो जाए तो क्या दिक्कत होगी? बेटा क्लोज इंटरवल ए टू बी में डेरिवेबल हो जाए, बिल्कुल सही बात है, तब भी एफ डैश सी 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओपन में भी तो एफ डैश सी 0 आ रहा है। अगर लड़के को रात को 9 की बजाय 9:30 बजे भी घर में आने दो, तो लड़का बिगड़ेगा नहीं। तुम्हारे को अगर माँ बाप को इतना समझ में आ गया तो बेटा 9:30 बजे आ जाए, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गई? अब बात समझ में आ गई? यह बात क्लियर हो गई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। अब क्लियर हो गया? चमक गया बात? बिल्कुल सर, चमक गई है बात। अब डाउट घड़ी घड़ी ना देख सकते, डाउट बॉक्स देख लो, डाउट बॉक्स देख लो, डाउट बॉक्स देख लो। भाई 2 मिनट तो रुक जा, पढ़ाने तो दे। इतने सारी अच्छी सी चीजें बता दी, फिर भी कह रहे डाउट बॉक्स देख लो, डाउट बॉक्स देख लो। बट डाउट बॉक्स ही देखते रहे, पढ़ाए ना। रोल्स थ्योरम क्या कहती है जरा देखो, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट। रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है जरा समझना। इफ एफ इज अ डेरिवेबल फंक्शन, इफ एफ इज अ डेरिवेबल फंक्शन, एफ कैसा है? एक डेरिवेबल फंक्शन है। अगर डेरिवेबल फंक्शन है एंड ए कॉमा बी आर इट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना, मान लो इसकी ये रूट्स हैं, लेट एफ बी डेरिवेबल एंड एफ ए बराबर एफ बी बराबर 0, मान लो ऐसा है, दैट इज ए कॉमा बी आर रूट्स ऑफ एफ एफ, ए कॉमा बी आर रूट्स ऑफ एफ। ये क्या है? रूट्स ऑफ एफ है। तो जरा सोचो, अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, नाउ कंसीडर y बराबर एफ एक्स ऑन क्लोज्ड ए टू बी। अगर ये फंक्शन डेरिवेबल है पूरे आर पर, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे आर पर कंटिन्यूस होगा, तो ए टू बी में तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। हाँ सर, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड ए टू बी। हाँ, एफ कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा ऑन क्लोज्ड ए टू बी। दूसरी चीज, एफ डेरिवेबल भी होगा ओपन ए टू बी में, बल्कि ये तो पूरे आर पर डेरिवेबल दे रखा है। एफ इज डेरिवेबल फंक्शन, डेरिवेबल ऑन ओपन ए टू बी की बजाय ओपन ए टू बी तो डेरिवेबल होगा ही। हाँ सर, और तीसरी बात, एफ ए बराबर एफ बी होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी होगा, बिल्कुल सही बात है, एफ ए बराबर एफ बी होगा। ठीक है, एफ ए बराबर एफ बी होगा। अब तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये फंक्शन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एक्स बराबर सी बिलोंगिंग टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा ए और बी के बीच में जहां एफ डैश सी 0 होगा। सर ये क्या बात हुई? आपने तो रोज सिर्फ दोबारा लिख दी। यहां एक बारीक बात समझना, ए और बी किसकी रूट्स थी? एफ की। तो सी अब किसकी रूट है? एफ डैश की, और वो कहां है? ए और बी के बीच में। यानी रोल्स थ्योरम ऑल्टरनेटिवली यह समझाती है कि एफ की दो रूट्स के बीच में हमेशा कम से कम एक रूट किसका मिलेगा? एफ डैश का। किसका रूट मिलेगा कम से कम एक? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम एक रूट किसका मिलेगा? उसके डेरिवेटिव का मिलेगा, उसके डेरिवेटिव का मिलेगा। ये बात समझ में आई? उसके डेरिवेटिव का मिलेगा, कम से कम एक रूट उसके डेरिवेटिव का मिलेगा। यानी कि एफ की दो रूट्स के बीच में कम से कम एक रूट उसके डेरिवेटिव का मिलेगा। दैट इज व्हाट रोल्स थ्योरम सेज। जैसे एग्जांपल के तौर पर
एग्जाम्पल के तौर पर अब जरा एग्जाम्पल समझ ले, एक एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, ठीक है बेटा, हाँ सर, यहां पर साइन एक्स के रूट्स क्या हैं, साइन एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स बराबर क्या होगा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन माइनस पाई, है ना, हाँ माइनस पाई एंड सो ऑन। इसका डेरिवेटिव कितना होगा सर, इसका डेरिवेटिव है cos x, इसका डेरिवेटिव क्या है cos x। cos x का रूट क्या क्या होता है सर, cos x का जो रूट आता है वह आता है पाई बाई 2, है कितना आता है, एक तो आता है सर माइनस पाई बाई 2, एक आता है पाई बाई 2, एक आता है 3 पाई बाई 2। तो क्या देख रहा है तू भाई इसमें, सर मैं ये देख रहा हूं कि एफ के दो रूट्स के बीच में हमेशा किसका रूट आ रहा है, उसके डेरिवेटिव का रूट आ रहा है, उसके डेरिवेटिव का रूट आ रहा है, समझ रहा है, बीच में मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं, यहां तो इत्तफाकन बिल्कुल मिड पॉइंट पर आ गया, लेकिन बीच का मतलब है कहीं भी बीच में। यहां तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल मिड पॉइंट पर आ गया, जरूर नहीं मिड पॉइंट पर आए, इत्तफाक की बात है कि इस केस में मिड पॉइंट पर आ गया, लेकिन रूट बीच में कहीं आएगा, कम से कम एक रूट आएगा, कम से कम एक रूट आएगा। यह बात समझ में आ गई, यह बात क्लियर हो गई कि एफ की दो रूट्स के बीच में हमेशा कम से कम एक रूट उसके डेरिवेटिव का आएगा। यह क्लियर हो गया, यह बात समझ में आई या नहीं, यह बात क्लियर हुई या नहीं, हाँ सर यह बात क्लियर हो गई, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल सर यह बात क्लियर हुई कि एफ के दो रूट्स के बीच में कम से कम उसके डेरिवेटिव का एक रूट आएगा, कम से कम उसके डेरिवेटिव का एक रूट आएगा, ठीक है, बिल्कुल सर। चलो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो यहां पर आपको इसका ऑल्टरनेटिव समझ में आ गया, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है कि रोज थ्योरम सेज दैट समवेयर बिटवीन ए एंड बी ऑन द कर्व इट हैज एटलीस्ट वन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सीधी सी बात यह है भाई कि अगर फंक्शन की वैल्यू ए पर और बी पर बराबर है तो कहीं ना कहीं बीच में टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लो भाई, मान लो अब ऐसा है, तो यहां तो कम से कम एक वैल्यू मिली गई ना, कौन सी वैल्यू मिल गई, ये देखो ये दोनों वैल्यूज बराबर है भाई, एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी। आप देख सकते हो कि कम से कम बीच में एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, यहां पर पैरेलल है और यहां पर पैरेलल है, तो इसीलिए वहां लिखा था कम से कम एक, एक तो होगा, गारंटी है कम से कम एक होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ए बी, ये पॉइंट है C1, यह पॉइंट है C2, यहां क्या हुआ, यह वाला पॉइंट हो गया C1 कॉमा FC1 और C2 कॉमा FC2, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए C2 कॉमा FC2, तो दिस पॉइंट इज C2 कॉमा FC2, C2 कॉमा FC2, दिस पॉइंट इज C2 कॉमा FC2, ये वाला पॉइंट हो गया। तो यानी कि रोज थ्योरम से जो सी की वैल्यू मिलती है वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिलती है जहां पर बनी हुई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है भाई। हाँ, तो द वैल्यू ऑफ सी, यानी यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि द वैल्यू ऑफ सी दैट वी गेट, जो भी हमें सी की वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ एक्स बराबर सी वी गेट फ्रॉम रोल्स थ्योरम, कहां से, रोल्स थ्योरम से जो हमें मिलती है, आर एक्स कोऑर्डिनेट्स, आर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर, आर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी उन पॉइंट के क्या मिलते हैं हमें, एक तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट मिलते हैं। वी गेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बात क्लियर है, हाँ सर यह बात क्लियर है। चलो अब जरा यहां आ जाओ, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। अच्छा आपको ये तो याद होना चाहिए
एक दो चीजें आपको याद दिला दूं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल. ऑल पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल, all polynomial functions, exponential functions, exponential, logarithmic and trigonometric functions are continuous and derivable in their domain. Continuous and derivable in their domain. In their डोमेन, है ना. हाँ, और दूसरी चीज, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेबल ऑफ टू कंटिन्यूअस या फिर डेरिवेबल फंक्शंस इज कंटिन्यूअस या फिर डेरिवेबल, है ना. याद है ना भाई, ये तो दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, या है ना, ये हमेशा क्या आएगा, डेरिवेबल आएगा. डेरिवेबल. तो ये बातें आपको ऑलरेडी हम एलसीडी में बता चुके हैं, उनको हमने दोहरा दिया है. डिवीजन के केस में आपको पता है, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तब क्वेश्चन भी डेरिवेबल भी हो जाता है और कंटिन्यूअस भी हो जाता है. ठीक है भाई. हाँ, याद है भाई. चलो अब जरा यहां आओ. यह पूछा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दीस. इनके लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई करो, एप्लीकेबल है कि नहीं है. ये फंक्शन कैसा है सर, अगर मैं ए पार्ट देखूं तो एफ इज कंटिन्यूअस. एफ इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस है कि नहीं है? हाँ सर, कंटिन्यूअस तो है. कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड -3 से 0. कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है. क्यों? ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस. ये सारी बात आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, अपने बोर्ड के एग्जाम में. आईआईटी में तो लिखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में लिखनी पड़ेगी कि दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देयरफॉर वी नो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. बी, ये डेरिवेबल है क्या? तो डेरिवेबल दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका डिफरेंशिएट कर लो. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये होगा 2x + 3, डेरिवेटिव 2x + 3 e की पावर -x/2, फिर -1/2 x² + 3x e की पावर -x/2, विच एग्जिस्ट्स, जो कि एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -3 से 0 ओपन. -3 से 0 ओपन. क्लियर है बात? ठीक भाई. अच्छा, डिलीट कर दी बोर्ड से तो बहुत ही अच्छी बात है. फिर तो डिलीटेड है बोर्ड से तो बहुत अच्छी बात है. एक लड़का हंस रहा, बोले डिलीट कर दिए तो, अरे वाह, मौजा ही मौजा. f0 f of -3. हाँ सर, दोनों 0 आ रहे हैं, देख लो. हाँ सर, दोनों 0 आ रहे हैं. दिस इंप्लाइज बाय रोल्स थ्योरम there exists C belonging to x equal to C. There exists at least one C, at least one x equal to C belonging to 0 से -3 से 0, -3 से 0, where f' C बराबर 0 होना चाहिए. तो f' C सर वो आ गया 2C + 3 e की पावर -c/2, फिर प्लस नहीं -½ c² + 3c e की पावर -c/2 बराबर 0. अब जरा देखो, यहां से उसने कहा था ये जो c मिलेगा वो कहां मिलना चाहिए? वो मिलना चाहिए a और b के बीच में, यानी कि -3 और 0 के बीच में. तो अगर ये -3 और 0 के बीच में मिलता है तो आप कह सकते हो कि भाई रोल्स थ्योरम सत्य है. और अगर नहीं मिलता तो समझ जाओ तुम्हें अब
नोबेल प्राइज मैथ्स में अलग से डिवाइस करके तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, अगर वो C -3 से 0 के बीच में ना, तो समझ जाओ तुमने कोई तोड़ू क्या कर दी है, इन्वेंशन कर दी है। अब तुम्हें मैथ में तुम्हारे लिए नया नोबेल प्राइज बनाया जाएगा, क्योंकि मैथ में नोबेल होता नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बनाया जाएगा और तुम्हें मिलेगा वो नोबेल प्राइज। तो यहां आ गया भाई, हाँ सर, तो यहां से आया C -3 एंड C + 2 = 0। तो C की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई 3 और एक आ गई -2। तो रोले ने कहा था कि जो कम से कम एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जो -3 से 0 के बीच में होगी। क्लियरली -2 बिलोंग्स टू -3, 0 इंप्लाइज रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, यानी रोल्स थ्योरम सत्य है, रोल्स थ्योरम परम सत्य है। हाँ, इसमें रोल्स थ्योरम सत्य है। ठीक होगी बात? हाँ सर। एक कह रहा ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर इवन फंक्शंस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा बेटा, बचपन से होशियार हो। हाँ सर, बचपन से बहुत ज्यादा मतलब मेधावी है। तो बेटा बाकी के लिए क्या इस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी? इस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी बता सकता है? नॉट एप्लीकेबल, इस वाले पर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, कोई बता सकता है? सर क्योंकि उसका कारण क्या है? f' देखो सर, वो आएगा -2/3 अपॉन x की पावर 1/3। f' डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0, जबकि ये फंक्शन -1 से 1 ओपन इंटरवल में डेरिवेबल होना चाहिए था, इसलिए इस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है। क्या इस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है? क्या इस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है? इस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है क्या भाई? क्या इस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है? मॉड x का क्यूब, भाई यहां तो एप्लीकेबल होगा, हाँ यहां भी एप्लीकेबल आएगा, इस वाले पर एप्लीकेबल है सर। यह हो गया एक तरीके से मॉड x का स्क्वायर इंटू मॉड x। सर ये हो गया x² इंटू मॉड x। ये नॉन डेरिवेबल 0 पर होने की आशंका थी, लेकिन एस्टोनिशिंग रिजल्ट के कारण ये फंक्शन डेरिवेबल हो गया। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही, डेरिवेबल भी है। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ऑन -1 to 1, कंटिन्यूअस ऑन -1 to 1। और साथ साथ हम कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट, यह कैसा है? डेरिवेबल भी है -1 to 1 ओपन पे, डेरिवेबल ऑन -1 to 1। और साथ साथ तीसरी कंडीशन f ऑफ -1 और f ऑफ 1 बराबर है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब कोई ना कोई C जरूर ऐसा मिलेगा जहां पर f', हाँ डेरिवेबल है बेटा, ये डेरिवेबल है, यह फंक्शन डेरिवेबल है। कई लोग सोच रहे हैं डेरिवेबल क्यों है सर? E पार्ट डेरिवेबल बेटा इसीलिए है, E पार्ट f(x) बराबर आगे बेटा x² इंटू मॉड x। और अगर तू चाहे तो ये हो जाएगा -x³ या ऐसा लिख ले, x² इंटू -x, अगर x < 0 हो, x > 0 हो मेरा बाबू, ये आएगा। हाँ सर, अरे मेरा बाबू देखो बेटा ये आ गया और यहां पे फिर ये आया। हाँ सर, अब देखो बेटा RHD कितना आएगा? RHD आएगा सर 3x²। मेरा बाबू उसमें क्या रखेगा? 0। याद आ गया बेटा? हाँ सर याद आ गया, x टेंडिंग टू 0 रखेंगे, 0 + 3x²। 0 आ रहा है, शॉर्टकट लगा देंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। LHD क्या आ रहा है बेटा? सर LHD आ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -3x, तो सर 0 आ रहा। इसका मतलब ये कैसा हो गया मेरा बाबू? डेरिवेबल हो गया एट x = 0। और यहां कहां डेरिवेबल नहीं हो सकता था? सिर्फ 0 पर। क्लियर हो गया? हाँ सर, तो डेरिवेबल हो गया ना 0 पर? बिल्कुल सर, ये डेरिवेबल हो गया। तो सर यहां C कैसे मिलेगा? आओ देखते हैं। तो दिस इंप्लाइज हेंस रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल। f' implies there exists C belonging to -1 to 1 such that f' कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो f' कितना होगा सर? d/dx
ऑफ मॉड एक्स क्यूब, और मॉड एक्स क्यूब बिल्कुल सर, कितना आएगा भाई, फिर इसका डेरिवेटिव होगा 3x² अगर x 0 से छोटा हो, और 3x² अगर x 0 से बड़ा हो, और इक्वल टू 0 पर 0 ही आ रहा है तो यहां इक्वल टू लगा ले, यहां इक्वल टू लगा ले, यही आ रहा है भाई इसका डेरिवेटिव। बिल्कुल सर। तो क्या करेंगे सर, इसमें x को c रखो, ये क्या बन गया बेटा f'(x), x को c रखो तो f'(c), इसका मतलब हुआ 3c² माइनस का, या फिर 3c², यह है x लेस देन 0 और यह है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको 0 रख दिया तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और ये जो 0 आ रहा है ये -1 से 1 के भीतर आ रहा है। रोज थ्योरम वेरीफाइड, वेरीफाई हो गई भाई, देख लो आराम से, क्योंकि ये c -1 से 1 के बीच में आ रहा है। तो चाहे तो इसको 0 रख ले, इसको 0 रखेगा तो x 0 आएगा, वो तो यहां नहीं मिलेगा तो उसे छोड़ देगा, इसको 0 रखेगा तो c बराबर 0 आ गया, तो ये आ गया आंसर। ये क्लियर हो गया? हाँ सर ये है क्लियर हो गया। इज दिस क्लियर? बिल्कुल। अब यह आप खुद करेंगे, TAH कौन सा भाई, ये TH 3 है शायद, 3 है 2 है, कौन सा TH है भाई, ये जल्दी से बताइए जरा, ये कौन सा TAH है, कौन सा TH है भाई ये? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट 3 था, चलो ठीक है, ये दोनों TH3 A और B है, ठीक। अब जरा ये देखो, assume that f is continuous in closed A to B, A greater than 0 and differentiable in open A to B। देख सीधा सीधा आमंत्रण दे रहा है रोज थ्योरम लगाने का। क्या बोल रहा है, A to B में कंटिन्यूस है, ओपन A to B में डेरिवेबल है, और शो दैट अगर FA बराबर A अपॉन A बराबर FB अपॉन B हो, अगर ऐसा हो तो कम से कम एक x0 ऐसा मिलेगा A से B के बीच में जहां यह ट्रू हो, जहां यह ट्रू हो। तो क्या कह रखा है, f कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, कंटिन्यूअस है क्लोज्ड A टू B में, डेरिवेबल है ओपन A टू B में, और साथ साथ क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, FA अपॉन A बराबर FB अपॉन B। तो शो करना है कि कोई ना कोई x जरूर ऐसा मिलेगा इसके बीच में x0 जहां पर यह बराबर होंगे, जहां पर यह बराबर होंगे। तो क्या किया जाए सर, अगर FA अपॉन A और FB अपॉन B है तो इससे हिंट लग रहा है लेट gx बराबर मान लेते हैं fx अपॉन x ऑन क्लोज्ड A टू B, ऑन क्लोज्ड A टू B जहां A 0 से बड़ा है। तो पहली चीज, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, gx? हाँ सर gx कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, लिख रखा है, दे रखा है उसने, और नीचे वाला फंक्शन तो x है, पॉलिनोमियल है, वो भी कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को डिवाइड करके जो आएगा वो कंटिन्यूअस आएगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर 0 ना बने। उसने लिख के दे रखा है A 0 से बड़ा है, यानी ये पूरे इंटरवल में कोई भी 0 एलिमेंट आएगा ही नहीं, कोई 0 एलिमेंट आएगा ही नहीं, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड A टू B। फिर अगर मैं बात करूं सेकेंड g' की, वो कितना आएगा सर, वो आएगा x²। वैसे तो आप कह लो कि g डेरिवेबल भी होगा, gx इज डेरिवेबल इन ओपन A टू B। क्यों, डेरिवेबिलिटी में क्या कंडीशन थी, ऊपर वाला डेरिवेबल, नीचे वाला डेरिवेबल, नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए, 0 बन ही नहीं रहा, तो डेरिवेबल आएगा। और तीसरा, अगर मैं GA देखूं तो वो आता है FA अपॉन A, और GB देखूं, GB देखूं तो वो आता है FB अपॉन B। लेकिन हमें दे रखा है बट FA अपॉन A बराबर दे रखा है FB अपॉन B के। इसका मतलब GA बराबर GB, GA बराबर GB, यानी कि जो फंक्शन G है क्या वह सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वह सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर, वह फंक्शन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज रोज थ्योरम एप्लीकेबल, रोज थ्योरम एप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि इसने रोज थ्योरम की तीनों जो कंडीशंस थी एप्लीकेबल, तो रोज थ्योरम एप्लीकेबल हो गई। हाँ सर, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, अब रोज थ्योरम क्या कहती है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट
एटलीस्ट वन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कह दूं अब सी की बजाय एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ओपन ए टू बी सच दैट जी डैश एक्स नॉट कितना होगा सर, 0 होगा। जी डैश एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो जी डैश एक्स नॉट बताओ भाई, तो जी एक्स था एफ एक्स अपॉन एक्स, तो जी डैश एक्स क्या होगा, तो जी डैश एक्स होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू 1। तो जी डैश एक्स नॉट कितना हो गया सर, जी डैश एक्स नॉट हो गया एक्स नॉट इंटू एफ डैश एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर बराबर 0। तो यह आ गया एक्स नॉट इंटू एफ डैश एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बराबर 0। एक्स नॉट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट बराबर एफ ऑफ एक्स नॉट फॉर सम एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए टू बी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें शो करना था, ये क्लियर हुआ? हाँ सर, यह क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। एक और सवाल देखते हैं, बहुत ही उम्दा सवाल, एक और बहुत ही मस्त सवाल। अब जरा ये वाला सवाल देखो। लेट ए बी सी डी बी 3 non-zero real numbers, ABCD be non-zero real numbers such that 6a plus 4b plus 3c plus 3d बराबर 0, then the equation this has at least 1 root, at least 2 root, ये सब लिख रखा है। यानी कि हमें बताना इसमें कम से कम कौन सा सही है। अगर 6a plus 4b plus 3c plus 3d 0 है, अब जरा देखो हमें इसकी रूट्स के ऊपर कमेंट करना है। इसकी रूट्स के ऊपर अगर कमेंट करना है तो रोज थ्योरम हमें याद आती है। रोज थ्योरम ये कहती है कि एफ की रूट्स के बीच में किसकी रूट आती है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एफ की 2 रूट्स के बीच में किसकी रूट आती है, जरा सोच के बताओ। सर एफ की रूट्स के बीच में है ना, एफ की रूट्स के बीच में किसकी रूट आती है, एफ की रूट्स के बीच में किसकी रूट आती है सर, उसके डेरिवेटिव की। एफ की रूट्स के बीच में इसकी डेरिवेटिव की रूट आती है ना, एफ डैश की रूट आती है। तो क्या करें हमें इसकी रूट स्टडी करनी है, तो ये एफ डैश बनना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग देखो, ये एफ डैश बनना चाहिए। हाँ सर, इसकी रूट के बारे में कमेंट करना है तो ये एफ डैश बनना चाहिए। तो एफ क्या बनना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन। क्यों, अगर यह एफ डैश बनना चाहिए तो एफ क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर एफ डैश है तो एफ कैसे मिलेगा सर, इंटीग्रेट कर दो एक्स स्क्वायर को, इंटीग्रेट कर दो एफ स्क्वायर एफ को। तो इसे इंटीग्रेट करें, ए एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी एक्स। इंटीग्रेट कर दिया भाई जी सर। तो अगर आप एलसीएम ले लें एफ एक्स ए एक्स की पावर, सर एलसीएम आ जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा, 12 आएगा 24, 12 आएगा सर, एलसीएम आ गया 12। कितना आया भाई सर, ये आ गया, एलसीएम लेंगे तो 3a एक्स की पावर 4 प्लस 4b एक्स की पावर 3 और 6c एक्स स्क्वायर प्लस 12dx, ये है भाई। हाँ यही आ रहा है। f0 कितना है सर, f0 है 0, f0 है 0, f0 0 है। एक बार अच्छे से देख लो भाई, 3x की पावर 4, सर यहां 4 3 12, सर देख लो भाई सही लिखा है। हाँ ये क्लियर है, यह क्लियर है भाई। हाँ समझ में आया। f0 कितना है सर, 0 है, f0 इज 0। ठीक, अगर मैं यहां 2 लिख रखा है, एक बार 2 चेक कर लो भाई, f ऑफ 2 कितना होगा, f ऑफ 2, सर f ऑफ 2 होगा तो पूरे से x बाहर आ जाएगा, पूरे से x बाहर आ जाएगा। 2 पर कितने आएगी वैल्यू जरा देखो, 16 3 48a प्लस 32b और 24c
प्लस 24d बाय 12, ये आएगी भाई। पूरे से 6 कॉमन आ रहा है, 6 नहीं 8 कॉमन आ जाता है, 8, तो 6a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 3d बाय 12, ये भी 0 आ रहा है। हाँ सर ये 0 आ रहा है, क्यों? ये तो गिवन है हमें, ये तो 0 था, ये गिवन है। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज fx equal to 0 has roots x equal to 0 and x equal to 2। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है? ये फंक्शन कैसा है सर? डेरिवेबल है। फंक्शन कैसा है? डेरिवेबल है। ये फंक्शन कैसा है? डेरिवेबल। ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या कहता है? अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल हो और उसकी 2 रूट्स हमारे पास हो तो उन 2 रूट्स के बीच में हमेशा किसका रूट आता है? उसके डेरिवेटिव का। दिस इंप्लाइज बाय ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट उल्टे ई का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट at least one root x बराबर c belonging to 0 to 2 of f dash x बराबर 0 of f dash x बराबर 0, यानी उसके डेरिवेटिव की कम से कम एक रूट बीच में आएगी, यानी कि दैट इज f dash c बराबर 0, c belongs to 0 to 2 for some c belonging to 0 to 2। लेकिन f dash c का मतलब क्या होगा सर? f dash c हमने पहले सेटिंग कर रखी है। f dash c का मतलब होगा ac क्यूब प्लस bc स्क्वायर प्लस c की बजाय कुछ और मान लो, x नॉट मान लो इसको, और सम x नॉट, c पहले से लग रखा है ना इसलिए, और सम x नॉट कह लो, यहां भी x नॉट कह लो, फॉर सम x बिलोंगिंग टू x इक्वल टू x नॉट, x नॉट इज इक्वल टू 0, है ना, fx नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया प्लस c x नॉट, ये हो गया a x नॉट का क्यूब प्लस b x नॉट का स्क्वायर प्लस c x नॉट प्लस d बराबर 0। तो यानी सही क्या हुआ? और x नॉट कहां हुआ? 0 से 2, तो इट हैज एट लीस्ट वन रूट इन 0 से 2, ये सही हो गया। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हुआ? हाँ सर ये है, क्लियर हो गया। एक और देखो, इंटीग्रेशन क्यों किया? इंटीग्रेशन इसलिए किया क्योंकि मुझे इसके रूट पर कमेंट करना है, तो ये f डैश होना चाहिए, ये f डैश होना चाहिए, तो f क्या होना चाहिए? इसका इंटीग्रेशन। f क्या होना चाहिए? इसका इंटीग्रेशन, ठीक है भाई? हाँ सर इसका इंटीग्रेशन। समझ गया भाई? सर यहां पर तो एटलीस्ट वन रूट क्लोज इंटरवल में लिखा है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं अभी कोटा में हूं, आई बिलोंग टू कोटा, क्या मैं राजस्थान में हूं? हाँ सर राजस्थान में तो हो आप। तो बेटा अगर कोई नंबर ओपन 0 से 2 में है तो क्या वो क्लोज्ड 0 से 2 में होगा? हाँ सर क्लोज 0 से 2 में होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो डेफिनेटली कम से कम एक रूट तो आएगा क्लोज 0 से 2 में, और जब ओपन में आ रहा है तो क्लोज में तो आएगा ही, क्योंकि क्लोज तो खुद इसके, ओपन तो खुद इसके अंदर है। हाँ ये बात तो ना सोची सर हमने, अब एक सवाल और देखो, ये जेई में आया था, जेई एडवांस में 2006 में, ठीक है भाई? अब जरा देख लो ये वाला सवाल, यहां पर f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, fa 0 है, fb 2 है, fa कितना है? 0। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है भाई, ये कैसा फंक्शन है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल। f कैसा फंक्शन है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी कि उसका डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल है। तो डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल, यानी डेरिवेटिव डेरिवेबल भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो फंक्शन तो खुद कंटिन्यूअस भी होगा, डेरिवेबल भी होगा, ठीक है ना? f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, f ऑफ a 0 है, f ऑफ b पॉजिटिव है, b पर वैल्यू 2 है, b पर वैल्यू क्या है? 2 है, तो b पर वैल्यू कहीं 2 है, फिर c पर वैल्यू -1 है भाई, c पर वैल्यू -1 आ जाती है, b पर वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है,
फिर सी पर वैल्यू आ जाती है -1, सी पर वैल्यू -1, बी पर वैल्यू कैसी है सर, बी पर वैल्यू पॉजिटिव है, और सी पर वैल्यू -1, और फिर डी पर वापस 2 हो जाती है, डी पर वापस 2 हो जाती है, तो द वैल्यू एट डी बिकम्स 2 अगेन, और फिर ई पर वैल्यू 0 है, ई पर वैल्यू 0 है। ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा सा होगा, कुछ है ना, हाँ कम से कम ऐसे ही होगा। सर ये बीच में एक ही बार काटे ना बेटा, कितनी बार भी काट सकता है, ये पागल हो जाए, ऐसे 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 होके फिर काट दे, लेकिन कम से कम एक बार तो काटेगा ही काटेगा। हाँ सर, कम से कम एक बार तो काटेगा ही, कम से कम एक बार तो काटेगा ही, ठीक है। वरुण मेश्राम कह रहा खत्म करो, बंद कर दे तू, अपना बंद कर दे, तू चले जा, तू चले जा, छोड़ दे मेश्राम। मेश्राम जी, मेश्राम जी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेश्राम जी, मेश्राम जी छोड़ दीजिए, क्लास बंद कर दीजिए, अपना मोबाइल बंद कर दीजिए मेश्राम जी, बंद कर दो भाई, बंद कर दो, ठीक है। हाँ अब जरा देखो, यहां जो gx दे रखा है, तो पूछा क्या है, ये fx के बारे में हो गया। हाँ fx के बारे में क्या क्या दे रखा था, fa 0 है, fb 2 है, fc -1 है, fd 2 है, fe फिर 0 है। तो ग्राफ कम से कम ऐसा तो बनेगा, क्योंकि b पर ऊपर है और c पर नीचे है, तो भाई नीचे जाते हुए एक बार तो काटेगा, कम से कम, ज्यादा बार भी काट सकता है, लेकिन एक बार तो काटेगा ही काटेगा, एक बार तो काटेगा ही काटेगा, ठीक है भाई। हाँ सर, अब जरा यहां पर देखो, पूछा है इसकी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ, किसकी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ, इसकी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताइए, इसकी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, इसकी कितनी जीरोस होंगी। तो जरा देखो, जी एक्स जो है वह है एफ डैश एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। भाई बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल। तो कह रहा कम से कम कितनी रूट्स होंगी इसकी, जरा गौर से देखो, यह जो लिखा है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। हाँ सर ऐसा लिख सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बेटा अब ये बताओ, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, एफ डैश एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो एफ डैश एक्स को। आपने दूसरे वाले एफ डैश को ऐसे लिख दिया, फिर मैं लिख रहा हूं एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, बिल्कुल सर ऐसे लिख सकते हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी बुद्धि है तो तुम देखकर बता सकते हो किसका डेरिवेटिव बन गया, ये किसका डेरिवेटिव लिखा है, ये किसका डेरिवेटिव लिखा है, जी एक्स किसका डेरिवेटिव लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव है भाई, ये किसका डेरिवेटिव है, यह किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है सर, यह डेरिवेटिव लिखा हुआ है, किसका डेरिवेटिव है भाई ये, सर ये डेरिवेटिव है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का। देख लो, एफ एक्स एज इट इज एफ डैश का डेरिवेटिव, फिर एफ डैश एज इट इज एफ का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ये क्या लिखा है, एफ एक्स इंटू एफ डैश का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अगर मैं से एच एक्स कह दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, जहां पर यानी ये एच डैश एक्स है, वेयर एच एक्स बराबर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स क्या है, एच एक्स क्या है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है। जरा देख लो, हाँ सर बिल्कुल सही, उसी का डेरिवेटिव लिखा है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब है सुनने वाली बात, अभी तक तो सुन ही रहते सर हम। एच एक्स ये है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ कैसा फंक्शन है सर, एफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एफ कैसा फंक्शन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब एफ डैश डेरिवेबल होगा, हाँ सर, और एफ भी डेरिवेबल होगा, क्योंकि एफ को डेरिवेटिव करने के बाद एफ डैश आएगा, और फिर वो भी डिफरेंशिएबल है तो एफ डबल डैश मिलेगा।
तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब एफ भी डेरिवेबल और एफ डैश भी डेरिवेबल। इसका मतलब ये पक्का डेरिवेबल है, ये पक्का डेरिवेबल फंक्शन है। क्यों डेरिवेबल है? क्योंकि एफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एफ डैश भी डिफरेंशिएबल है, और एफ डैश डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश तो डिफरेंशिएबल हो ही गया, एफ भी डेरिवेबल होगा, क्योंकि एफ डैश कहां से मिलेगा? एफ को डिफरेंशिएट करके तो मिलेगा। तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये समझ में आ गया। फिर अब जरा देखो, एक बच्चा कह रहा था 3 आंसर आ गया। बेटा 2 मिनट रुक जा, ठंड रख ले, ये एडवांस का सवाल है। ये है? हाँ सर। अब मुझे बताओ इसकी रूट्स कितनी है? रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इसकी कितनी है? इसकी नंबर ऑफ रूट्स कितनी है? सर इसकी नंबर ऑफ रूट्स हैं कितनी है भाई? सर 1 2 3 4, 4 रूट है सर इसकी। इसकी 4 रूट हैं। कौन कौन सी हैं? वह 4 रूट्स हैं ए बी सी डी और ई, ये इसकी 4 रूट हैं। तो एफ डैश की कितनी रूट्स होंगी वो बता सकता है? नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स। जरा बताइए भाई एफ डैश एक्स की कितनी होंगी? सर एफ डैश एक्स की जो रूट होगी ना सर, एक तो यहां इनके बीच में आएगी, एफ डैश एक्स बराबर 0 की जो रूट होगी ना सर, आपने बताया था रोज थ्योरम कहती है कि एफ अपने आप में डेरिवेबल फंक्शन है, तो उसके डेरिवेटिव की जो रूट्स होंगी सर, एक तो यहां होगी, कम से कम एक यहां होगी, कम से कम एक इसके बीच में होगी, और कम से कम एक यहां होगी, कम से कम एक यहां होगी। यानी इसकी कम से कम कितनी रूट होंगी? 4 रूट्स होंगी। इसकी भी कम से कम 4 रूट्स होंगी। हाँ सर, यहां क्या लिख दूं मैं? मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स। कम से कम इसकी तो 4 रूट हैं, और इसी तरह से इसकी भी कम से कम 4 रूट्स तो हैं, इसकी भी कम से कम 4 रूट्स तो हैं। सोच के देख। हाँ 4 रूट्स हैं। एक कह रहा 3 कैसे दिख रही है? ए और बी के बीच में एक, बी और सी के बीच में एक, सी और डी के बीच में एक, और डी और ई के बीच में। कितनी हो गई? 4 हो गई। त्रुटि ना है बेटा, 4 हो गई। ए और बी के बीच में एक, यहां हो गई ए और बी के बीच में, फिर सी और फिर डी और फिर ई। 1 2 3 4, 4 रूट्स आएंगी। इसकी कितनी रूट आएंगी? 4। 5 ना है बेटा, 5 ना है। इसकी 5 है क्या? एक ही। यहां पर मुझे ये हटा दूं, मैं ये हटा दूं, मेरे ख्याल से तो इसके लिए कह रहा होगा ए अल्फा बीटा, ऐसे लिख लूं बेटा? हाँ सर, ए बी सी डी मत लिखो सर, ए अल्फा बीटा लिख लो। ले बेटा, ए अल्फा बीटा, यही डाउट था क्या? ए अल्फा बीटा, हाँ सर यही डाउट था। तो ए अल्फा बीटा लिख ली भाई हमने। एक इसके बीच में आएगी, एक इसके बीच में, और एक 3 आ गई। कितनी आ गई भाई? मैंने यहां गड़बड़ लिख दिया, 3 आएंगे भाई, मैं त्रुटि कर रहा था, सही कह रहे हो आप। यहां पर इस केस में मैंने बी सी डी लिख दिया था इसलिए। तो यहां एक रूट आ गई x2, हाँ सर, और यहां एक रूट आ गई बेटा x3। अब सही है, मैच हुआ? हाँ सर, 3 रूट आ गई। कितनी रूट आ गई? 3 आ रही है सर। 1 2 3, एक ये आएगी, 2 3 रूट आएंगे सर, 3 रूट। कितनी रूट आएंगी भाई? 3 रूट आएंगे। ए बी सी डी नहीं, 3 रूट आएंगी। ठीक है, हाँ। तो एच एक्स की कितनी रूट हो गई कुल मिलाकर? दिस इंप्लाइज एच एक्स हैज अ मिनिमम ऑफ कितनी रूट? 4 और 3 7, 7 रूट्स। मिनिमम ऑफ 7 रूट्स। एफ एक्स की मिनिमम कितनी हो गई? 7 रूट्स हो गई। और जब इसकी 7 रूट हो गई तो फिर से एच एक्स डेरिवेबल है बेटा, एच एक्स डेरिवेबल है। तो और जी क्या है? एच डैश है। दिस इंप्लाइज जी एक्स, जो कि एच डैश एक्स है, हैज अ मिनिमम ऑफ कितनी रूट्स? 6 रूट्स। कितनी रूट्स हो जाएंगी? 6 रूट्स हो जाएंगी। इसकी मिनिमम 6 रूट हो जाएंगी। 6 रूट्स। 6 रूट क्यों? 6 रूट क्यों? 6 क्यों? क्योंकि 7 रूट्स अगर इसकी हैं तो देखो, मान लो एच एक्स की 7 रूट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रूट हैं। तो इसकी कितनी होगी सर? 1 2 3 4 5 6, 6 रूट आएंगी। जरा देख ले, बीच में आएंगी कहीं, देख ले, गिन ले, 6 रूट आएंगी, देख ले।
अगर एच एक्स की 7 रूट्स हैं तो जी एक्स की 6 रूट आएंगी कम से कम बीच में। हाँ देख ले आराम से देख कितनी रूट आ गई, हर बार कम से कम एक आएगी बीच में, इसलिए उसने क्या लिखा, एक कह रहा सर डिस्टिंक्ट होंगी। बेटा जो बी और सी के बीच में होगी वो तो अलग होगी, एक तो होगी बी और सी के बीच में, बी ए और अल्फा के बीच में है ना, एक तो ए और अल्फा के बीच में, और एक होगी अल्फा से बीटा के बीच में, एक होगी बीटा से ई के बीच में। तू सोच के बता क्या ए से अल्फा के बीच में कोई नंबर ऐसा होगा जो अल्फा से बीटा के बीच के नंबर के बराबर हो? नहीं होगा भाई, है ना, नहीं होगा भाई। कम से कम लिखा और इसीलिए हमने, ठीक है ना, कम से कम लिखा इसीलिए हमने। ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आई। ज्यादा से ज्यादा फिर कुछ भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट हो सकती है फिर। भाई यहां पर बी से सी नीचे जा रहा है, अब मान लो ये बी से सी नीचे ऐसे ना जाए, बल्कि कैसे जाए, बी से सी, ये बी है, ये फिर नीचे जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, फिर जाए सी पे नीचे, तो फिर तो कितनी बार भी कट कर सकता है। इसलिए आईआईटी को पता है कि मैक्सिमम तो कितनी भी रूट्स आ सकती हैं, इसलिए आईआईटी ने क्या पूछा, मिनिमम नंबर ऑफ रूट, कम से कम कितनी होंगी, कम से कम एक रूट तो आएगी बीच में। क्लियर है, अब समझ में आया? हाँ सर ये है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। 7 कैसे कह रहा, 7 कैसे आई इसकी रूट? अबे 4 इसकी हैं, 3 इसकी हैं, तो टोटल इसकी कितनी हो गई, 7 ना हो गई, 4 उसकी 3 उसकी, तो मिलाकर कितनी हो गई, 7। और इसकी जो रूट होती है वो इसकी रूट के बीच में आती है, ऐसा नहीं हो सकता कि ए के साथ कंसाइड कर जाए कि बी, बीच में आती है कम से कम एक रूट। क्लियर हो गया, बीच में आती है कम से कम एक रूट, समझ गया भाई? हाँ सर मस्त सवाल था सर, दिमाग बिल्कुल खुल गया है। एक और सवाल देखो, यह आया था जेईई एडवांस में 2004 में, यह भी रोल्स थ्योरम से संबंधित सवाल है। आइए देखते हैं, यह सवाल कहता है px बराबर यह है, यूजिंग रोल्स थ्योरम प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट 1 रूट ऑफ px बिटवीन दिस इन दिस। ये px की कम से कम एक रूट इसके भीतर होगी। तो गौर से सोचो, फिर से सोचो दिमाग लगाकर। यह है 51 x की पावर 101। हमें किसकी रूट पर कमेंट करना है सर? हमें कमेंट करना है इसकी रूट के ऊपर, इसकी रूट के ऊपर कमेंट करना है। इसकी रूट कहां आनी चाहिए? यहां आनी चाहिए। तो अगर इसकी रूट यहां आनी चाहिए, इस इंटरवल के बीच में आनी चाहिए, तो यह कौन होना चाहिए? सोच के बता, यह कौन होना चाहिए? सोच के बता, यह कौन होना चाहिए? सोच के बता सर, यह होना चाहिए, यह कौन होना चाहिए? सोच के बता भाई। हाँ बिल्कुल सही, इसको आप खुद करना। ये कौन होना चाहिए? ये एफ डैश होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर एफ एक्स, और इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 102 अपॉन 102 इंटू 51, फिर माइनस 2 3 2 3, एक्स की 101 अपॉन 101, फिर माइनस 45 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1035 एक्स, 1035 एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे भाई। फिर आप इसको फैक्टराइज करना, रूट्स ढूंढना। इसकी रूट्स मेरे ख्याल से ये आएगी, ये आएगी, तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, तो रूट बीच में आ जाएगी, तो TAH4। तो जब स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं दे कैन लीव, इफ दे आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स दे कैन लीव, आप छोड़कर जा सकते हैं क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मैथमेटिकल ज्ञान पर बात कर लेते हैं, मैथमेटिकल ज्ञान पर बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक ऑफ मैथमेटिकल ज्ञान। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कई बच्चे सोचते थे जब इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी क्यों नहीं लगाते आप चाहो तो प्लस सी लगा लो, चाहो मत लगाओ, वैसे तो ज्यादा अच्छा है मत लगाओ, क्योंकि अगर आप प्लस सी लगाते हैं, अगर आप प्लस सी लगाते हैं तो डेरिवेटिव के दौरान वो प्लस सी की मृत्यु हो जाएगी वैसे भी, तो प्लस सी लगाने कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे मर ही जाना है डेरिवेटिव के दौरान, तो इसलिए हम प्लस सी नहीं लगा लेते। बात समझ में आ गई भाई? प्लस सी क्यों नहीं लगा लेते? ठीक है भाई,
तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल सेशन। और कैसा लगा मेरा मजाक? 1 घंटा 50 मिनट बोलकर 1 घंटा 30 मिनट का लेक्चर दे दिया, है ना? मजा आया? हाँ। खोपड़ी में कुछ तार झंझनाए? हाँ सर, खुशी सी हो रही है सर, पता नहीं अजीब सी खुशी हो रही है सर। 1 घंटा 50 मिनट बोल के आपने 1 घंटा 35 मिनट का लेक्चर दे दिया सर, गजब। तो बस इतना ही रखेंगे आज के लिए, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ टुडे। और जाते जाते फिर से मैं बोल दूं कि आप में से कई लोग सोच रहे हो क्या ये खत्म हो गया रोजन-लैग्रैन्ज मीन वैल्यू थ्योरम? नहीं भाई, अभी अगले लेक्चर में भी ये जारी रहेगा। इसके ऊपर और प्रॉब्लम्स करेंगे और गहराई से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस इसके ऊपर हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे रिचार्ज्ड एंड स्टे चार्ज्ड। फिर मिलते हैं वेडनेसडे को लाइव क्लास में, आपके साथ रूबरू होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मुस्कुराते हुए टाटा एंड बाय बाय।